हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जुलाई मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 4 और पार्ट 4 की हमारी फर्स्ट न्यूज़ रहेगी। यूनियन बजट 2024-25 अनाउंस्ड द स्क्रैपिंग ऑफ एंजल टैक्स फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। केंद्रीय बजट 2024-25 में सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने की घोषणा की गई है। एंजल टैक्स की अगर हम बात करें, ये जो सिस्टम है कि कब से ये खत्म होगा, 1 अप्रैल 2025 से हर जगह के हर इन्वेस्टर्स के लिए एंजल टैक्स हो जाएगा खत्म। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2012 अंडर फाइनेंस एक्ट 2012। अगर हम इसकी बात करें कि होता क्या है, इट रेफर्स टू द टैक्स, एक प्रकार का टैक्स होता है दैट गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फंडिंग रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज और स्टार्टअप्स इफ देयर वैल्यूएशन एक्सीड्स द कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू। यानी कि कोई अगर नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है और उसे कोई ऐसा सपोज कीजिए एंजल इन्वेस्टर मिल रहा है जो बहुत हाई लेवल पर उसमें निवेश करने की कोशिश कर रहा है, जब भी मार्केट वैल्यू को वो अमाउंट एक्सीड करेगी तो उस पर लगाया जाएगा टैक्स, जिसे कहा जाता था एंजल टैक्स। द एक्सेस अमाउंट वॉज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 30.9%। और क्यों लगाया जाता था ये एंजल टैक्स? इसलिए लगाया जाता था ताकि हम मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़ को ख़त्म कर सकें, यानी कि कोई भी अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाकर स्टार्टअप्स में ना डाल सके। तो मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए एंजल टैक्स लाया गया था। और अभी हटाया क्यों जा रहा है? व्हाट आर द रीजंस फॉर स्क्रैपिंग इट? टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन फॉर द स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं, आप देखिए पहले ही उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कहीं से इन्वेस्टमेंट लेके उसे शुरू करेंगे, और अगर आप उस पर बहुत हाई टैक्स लगाएंगे तो उनके लिए वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए स्टार्टअप्स क्योंकि बहुत अच्छे से ग्रो कर सकें, तो ये उन्होंने रिड्यूस करने की बात कही है, हटाने की बात कही है आई वुड से। और लास्ट पॉइंट है, इट रिड्यूसेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। जब किसी को पता है कि आप अगर इन्वेस्ट करेंगे बहुत अधिक टैक्स उस पर लगाया जाएगा, तो एफडीआई जो है वो कम होती जाती है। इसीलिए इन दोनों कारणों को चलते एंजल टैक्स रिमूव कर दिया जा रहा है फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। अगली न्यूज़ भी यूनियन बजट से ही संबंधित है। यूनियन बजट अनाउंस्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट फॉर द विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल। केंद्रीय बजट में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई। दो टेम्पल्स को और ज़्यादा मॉडिफाई और इम्प्रूव करने की बात कही गई है। और ये जो मॉडिफिकेशन होगा ये होगा किस पे? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के ऊपर होगा। जिस तरह से उसको मॉडिफाई किया गया था उसी तरह से इन दोनों मंदिरों को भी किया जाएगा मॉडिफाई। अगर हम बात करें कि ये दोनों कहाँ पर लोकेटेड हैं, तो पहले बात करते हैं विष्णुपद। विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ फाल्गु रिवर इन गया, बिहार। बिहार के गया में स्थित है विष्णुपद टेम्पल। इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, आप नाम से भी समझ पा रहे हैं। द ओल्ड टेम्पल वॉज रेनोवेटेड बाय क्वीन ऑफ इंदौर देवी अहिल्याबाई इन 18th सेंचुरी। और अभी उसको दोबारा से मॉडिफाई करने की बात हो रही है। फोटो में आपके सामने है विष्णुपद टेम्पल। इसके अलावा महाबोधि टेम्पल की बात हुई थी। जो महाबोधि टेम्पल है, इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ बोधि ट्री वेयर बुद्धा अटेंड निर्वाणा इन बोध गया, बिहार। यानी कि जो महाबोधि मंदिर है वो भी बोध गया, बिहार में ही लोकेटेड है। और ये दोनों टेम्पल इस बार के यूनियन बजट में आए चर्चा में। आगे चलने से पहले दो न्यू बैचेस हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। 1 अगस्त से शुरू होने जा रहा है हमारा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एचपी पुलिस का न्यू बैच। एंड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। आप सभी जानते हैं कि 8 सितंबर को एचपी अलाइड का एग्ज़ाम होने वाला है। उसी एग्ज़ाम को फोकस करते हुए पूरे के पूरे अगस्त मंथ में हम लाने वाले हैं आपके लिए लाइव वीडियोस। क्या क्या होगा इन लाइव वीडियोस में? एचपी के पूरे क्वेश्चंस, एचपी जीके, एचपी सर्वे, एचपी करंट अफेयर्स पूरा डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर के लाइव सेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें मैं पूरे पिछले 1 वर्ष के करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अदर देन दिस, हमें सभी जीके लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी क्लासेस के, या मैं कहूँ इन सभी सब्जेक्ट्स के लाइव सेशन देखने को मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? हमारे यूट्यूब चैनल पर, एपीसी एकेडमी पर। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। संगमेश्वर मंदिर, एक संगमेश्वर टेम्पल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो रिसेंटली सबमर्ज हो गया, सबमर्ज ड्यू टू फ्लडिंग इन कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के जैसे मानसून आएगा तो उसके पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। उसके कारण जब उसके पानी आसपास के क्षेत्रों में फैलेगा तो उस वजह से जो संगमेश्वर मंदिर है वो रिसेंटली हुआ फ्लड, यानी कि वहाँ पर काइंड ऑफ बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई। आप फोटो में भी देख सकते हैं। दिस इज बिफोर फ्लडिंग एंड दिस इज आफ्टर फ्लडिंग। इट सबमर्जेस एनुअली इन द बैक वाटर्स ऑफ श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम डैम जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पर लोकेटेड है, उसके कारण, उसके बैक वाटर्स के कारण ये प्रतिवर्ष जो है कुछ समय के लिए पानी में डूब जाता है।
अगर हम इस मंदिर की बात करें, इट इज़ नगर स्टाइल टेम्पल एंड इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। किसने बनाया था? इट वॉज बिल्ट बाय चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश के राजाओं ने इसका निर्माण किया था। एंड इट इज़ ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियाँ जहाँ पर मिलती हैं उनके संगम स्थल पर बनाया गया है संगमेश्वर मंदिर। जो तुंगभद्रा रिवर है वो कृष्णा रिवर की ही एक सहायक नदी भी है। कौन से राज्य में है? कर्नाटका में है। अगली न्यूज़ हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से है आपके पास। ओलंपिक ऑर्डर, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, जो इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे अभिनव बिंद्रा, इनको सम्मानित किया जाएगा ओलंपिक ऑर्डर से। अब ओलंपिक ऑर्डर क्या चीज़ है? एक प्रकार का पुरस्कार है। अगर हम इनकी बात करें कि क्यों इनको दिया जा रहा है, ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद ओलंपिक ऑर्डर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ओलंपिक मूवमेंट। और जैसे कि मैंने कहा, इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में पहली बार भारत के लिए इंडिविजुअल गोल्ड जीता था। दिस अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1975। 1975 में ये जो ओलंपिक ऑर्डर है, इस पुरस्कार की स्थापना की गई। एंड इट इज़ अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स हु हैव रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू ओलंपिक मूवमेंट। एंड इट इज़ हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो किसको मिलने वाला है? अभिनव बिंद्रा जी को मिलने वाला है। एंड ये है वो खूबसूरत पुरस्कार जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज़ ओलंपिक ऑर्डर। अगले न्यूज़ है 46th एनुअल सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम। भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति का 46वां वार्षिक सत्र। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जुलाई 21 से ये होने वाला है स्टार्ट, जो कि शुरू हो चुका है। इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया, इसको शुरू किया। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल मैटर्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एंड डिसाइडिंग न्यू साइट्स फॉर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यानी कि विश्व धरोहर से लेकर जितनी भी बातें हैं उन सभी को डिस्कस करता है, उन सभी पर चर्चा करता है। और दुनिया में अगर कोई न्यू विश्व धरोहर स्थल बनाने हैं, सूचियाँ बनानी है, कोई स्थान उसमें जोड़ना है, तो ये सब काम करता है ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इंडिया इज़ होस्टिंग दिस मीटिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाएगा, 46 ईयर्स में ये पहली बार है कि भारत में ये सत्र हो रहा है। इंडिया विल ऑल्सो असिस्ट $1 million टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी कि भारत अपनी तरफ से $1 million देगा इस प्रोग्राम को, इन सब चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए, चाहे वो उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग हो, चाहे टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट करना हो। वेरी इजी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस, जो कि फ्रांस की राजधानी है, वहाँ पर लोकेटेड हो जाएंगे यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स। अगले न्यूज़ है हमारे पास चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के चेयरमैन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये क्यों चर्चा में आए? इसलिए चर्चा में आए क्योंकि इन्होंने रिसेंटली रिज़ाइन कर दिया। रिसेंटली यूपीएससी चेयरमैन, जिनका नाम था मनोज सोनी रिज़ाइंड 5 years बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, यानी कि उनके कार्यकाल को भी 5 वर्ष रहते थे, उनसे पहले ही इन्होंने स्वयं ही अपनी पोस्ट से दे दिया त्यागपत्र। अगर हम बात करें कौन अपॉइंट करता है, ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। जो भी यूपीएससी का चेयरमैन होगा, मेंबर्स होंगे, वो अपॉइंट किए जाते हैं देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 और 65, यानी कि या तो 6 वर्ष कार्य करेंगे, या फिर अगर उनकी आयु 65 वर्ष पहले हो जाती है तो वो होगा उनका रिटायरमेंट पीरियड। तो मैंने क्या कहा, अभी इनके रिटायरमेंट को 5 वर्ष जो है वो रहते थे, लगभग 1 वर्ष हुआ था इस पोस्ट पर अपॉइंट किए गए। आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्या होती है। वेरी इजी, कि जो भी व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन बनना चाहता है, मेंबर बनना चाहता है, कम से कम उसने 10 वर्षों तक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य किया हो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब वो किसी भी भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत किसी भी पद पर नहीं चुने जा सकते हैं। जो यूपीएससी चेयरमैन होते हैं वो फर्दर कोई भी अपॉइंटमेंट ग्रहण नहीं कर सकते हैं। नाम आपको याद रखना है मनोज सोनी। और अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट करता है देश का राष्ट्रपति। अगली न्यूज़ देखिए, इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं क्योंकि 6 member थीम फ्रॉम इंडिया हैव सिक्योर्ड 4 गोल्ड मेडल्स, 1 सिल्वर मेडल एंड 1 ऑनरेबल मेंशन। और ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया इस उपलक्ष्य पर। एंड दिस इज़ बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन इंडियन इन आईएमओ सिंस कंट्रीज डेब्यू इन 1989, यानी कि 1989 में पहली बार भारत ने इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में भाग लेना शुरू किया था। और 1989 के बाद से लेकर आज तक ये बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है भारत की तरफ से।
It is World Championship Mathematics competition for high school students and is held annually in a different country, यानी कि प्रति वर्ष किसी अलग अलग देश में होगा। इस वर्ष कहाँ पर हुआ? इस वर्ष हुआ ये ब्रिटेन में। और जो पहली बार हुआ था 1959 में। भारत ने कब से पार्टिसिपेट करना शुरू किया? 1989 से पार्टिसिपेट करना हमने स्टार्ट किया था। अगली न्यूज़ देखिए, डिमांड फॉर सेपरेट भील प्रदेश, अलग भील प्रदेश की मांग। आपने भारत की जनजातियां बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी और जो भील जनजाति है वो है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप, सबसे बड़ा जनजातीय ग्रुप कौन सा है? भील जनजाति का है। और इसीलिए जो भील जनजाति है वो डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट भील प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इनकी डिमांड है एक सेपरेट हमारे लिए एक राज्य बना दिया जाए। पहले देखते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 38% ऑफ टोटल शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। मान लीजिए कि भारत में 100% अगर जनजातीय लोग रहते हैं, उसमें से अकेला 38% कौन है? भील जनजाति के ही लोग हैं। भील ट्राइब्स आर डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट ट्राइबल स्टेट, एक उनको स्वतंत्र राज्य चाहिए। एंड भील प्रदेश कंप्राइजेस पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। इस बात को मैप पर देखते हैं कि वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ की ये लोग डिमांड कर रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, इन सभी राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये जितना भी आप रेड कलर में देख सकते हैं, ये वो पोर्शन अपने लिए अलग से मांग रहे हैं कि ये भील प्रदेश के रूप में बन जाना चाहिए। और ये एक फ्यूचरिस्टिक, आई वुड से हाइपोथेटिकल जो है मैप है आपके सामने। अगर हम बात करें कि क्यों डिमांड हो रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड इट, तो फैक्टर्स में सबसे पहले देखिए लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हुआ है कि भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया। जैसे कि 1960 में महाराष्ट्र से अलग कर गुजरात बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और क्या फैक्टर्स हैं? कल्चरल आइडेंटिटी, जैसे कि वेस्ट बंगाल से जो गोरखलैंड है उसको अलग करने की बात होती है। संस्कृति के आधार पर आई वुड से पार्टीशन तो नहीं कह सकते, बट एक अलग स्टेट बनाने की बात हो रही है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस है। क्या होता है कि किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर क्षेत्र को अच्छा अगर वो मिले, फंड्स मिले, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और सेम ही राज्य में दूसरा स्टेट जो होता है, दूसरा एरिया जो होता है, वो डाउन चला जाता है। तो डेवलपमेंटल डिफरेंसेस की वजह से भी है। जैसे कि महाराष्ट्र में विदर्भा रीजन जो है वो अक्सर ऐसे सेपरेट स्टेट की मांग करता रहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र के जो विदर्भ रीजन है वो उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया है एज कंपेयर टू अदर महाराष्ट्र। प्रशासनिक कार्यकुशलता की बात करें तो अगर अलग से छोटे छोटे स्टेट्स आपके पास होंगे, उनको मैनेज करना आसान रहता है। कोई बड़ा स्टेट है उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश से हरित प्रदेश अलग करने की डिमांड अक्सर होती रहती है। आगे देखिए कि एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे कि एक तो मैंने आपको भी बता दिया, अगर छोटा राज्य है आप उसको अच्छे तरह से प्रशासन कर सकेंगे, वहाँ पर बेटर गवर्नेंस होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, और वही प्रशासनिक कार्यकुशलता। और यही सभी फैक्टर्स हैं। आपने देखा होगा जो भी मैक्सिमम आपके इंडेक्सेस हैं उसमें यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही क्यों फर्स्ट पे आता है हमेशा? इसलिए फर्स्ट पर आता है क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, स्मॉल साइज, स्मॉल पॉपुलेशन, अच्छा उनका एजुकेशन लेवल है, अच्छा हेल्थ है। अगर किसी जगह पर बहुत ही बड़ी जनसंख्या होगी, उसको उतना डेवलप करना इज लिटिल बिट टफ। कंसर्न्स क्या रहेंगे? कंसर्न्स वही हो जाएगा कि कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकती हैं, विभाजन हो जाएगा एक तरह से। एंड लास्ट में एक है पंडोरा बॉक्स। पंडोरा बॉक्स क्या चीज़ है? पंडोरा बॉक्स कहता है कि मान लीजिए आपने एक प्रदेश बना दिया, ठीक है, भील प्रदेश आपने बना दिया, फिर क्या होगा? उसको देखकर दूसरी जनजाति वाले लोग भी बोलेंगे कि अब हमें भी चाहिए अपना एक सेपरेट स्टेट। तो ये सभी मुश्किलें हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं कि इस बात पर हम अभी उतना सोच विचार नहीं कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक स्कीम के बारे में, पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना जो है वो शुरू की गई थी 1 जून 2020 को। 2020 में इसको शुरू किया गया था। और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है? इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश है सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस अंडर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में, उसको पूरा प्रचलन करने में मध्य प्रदेश को मिला है बेस्ट स्टेट का पुरस्कार। टॉप स्टेट या फिर मैं कहूँ टॉप प्लेस उसने प्राप्त किया है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। कब शुरू किया गया था? आप अच्छे से जानते हैं, 2020 में कोविड आ गया था। और कोविड के बाद जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी सहायता के लिए हमने 2020 जून में शुरू की थी ये स्कीम, टू फैसिलिटेट स्ट्रीट वेंडर्स अक्रॉस अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन फॉर देयर रिज्यूमिंग देयर लाइवलीहुड एक्टिविटीज आफ्टर ईजिंग ऑफ कोविड लॉकडाउन। और इनिशियल वर्किंग कैपिटल कितना दिया जा रहा था? लोन अप टू 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जा रहा था अंडर दिस स्कीम। कौन है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट? मध्य प्रदेश।
अगली न्यूज़ है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं और ये बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन डाटा फ्रॉम इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सिंगापुर को मिला है इसमें पहला स्थान, फर्स्ट रैंक मिला है सिंगापुर को, विच अलाउस देम टू विजिट वीज़ा फ्री एक्सेस टू एन इम्प्रेसिव 195 कंट्रीज़। यानी कि सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स जितने भी लोग हैं वो 195 कंट्रीज़ में विदाउट एनी वीज़ा जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा भारत का रैंक। भारत को मिला है इसमें 82nd रैंक और इंडियंस कितनी कंट्रीज़ में जा सकते हैं? 58 कंट्रीज़ में जा सकते हैं वीज़ा फ्री, वीज़ा विदाउट वीज़ा ट्रैवल वो उसमें कर सकते हैं। सेकंड पर कंट्रीज़ रही हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड स्पेन एंड जापान। ये सारे देश मिलकर इन सभी को मिला है सेकंड रैंक। फर्स्ट किसको मिला? सिंगापुर। आपके इंडिया को, हमारे भारत को कितना मिला? 82nd। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए हो जाएगी हरमनप्रीत कौर सरपासेस स्मृति मंदाना टू बिकम इंडियाज़ हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल रन गेटर। हरमनप्रीत कौर स्मृति मंदाना को पीछे छोड़कर भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। अभी आपने देखा होगा एशिया कप भी चल रहा है और आज संडे को उसका फाइनल भी है। आगे देखते हैं, और उसी फाइनल में भारत भी एक टीम है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियन हॉकी टीम गोलकीपर PR श्रीजेश अनाउंसेस रिटायरमेंट आफ्टर पेरिस ओलंपिक्स 2024। आप जानते हैं पेरिस ओलंपिक्स 2024 शुरू हो चुके हैं और भारत के जो स्टार गोलकीपर थे इंडियन हॉकी टीम के, उन्होंने रिसेंटली इसके बाद अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है कि पेरिस ओलंपिक्स के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अगली न्यूज़ है हमारे पास नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। नेक्स्ट, इंडियन रेसर कुश मैनी विंस कैरियर्स फर्स्ट F2 रेस इन हंगरी। भारतीय रेसर कुश मैनी ने हंगरी में अपने जीवन की पहली F2 रेस जीती। नोबेल प्राइज विनर रिगोबर्टा मेंचू रिसीव्स प्रेस्टिजियस गांधी मंडेला अवार्ड 2020। 2020 में उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था, यानी कि घोषणा हो चुकी थी, बट वो पुरस्कार दिया गया है अभी। किसको? नोबेल प्राइज विनर रिगोबर्टा मेंचू जी को। और फोटो में आप देख सकते हैं वो ये पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। अब देखते हैं आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, विष्णुपद टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। जो विष्णुपद मंदिर है वो कौन से राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में स्थित है विष्णुपद टेम्पल। इस बार के यूनियन बजट में यह आया चर्चा में। सेकेंड क्वेश्चन इज विच SDG टॉक्स अबाउट जीरो हंगर। कौन सा SDG शून्य हंगर की बात करता है? आपके ऑप्शंस हैं SDG 1, SDG 2, SDG 3 या फिर SDG 4। राइट आंसर होगा यहाँ पर SDG नंबर 2, वो बात करता है जीरो हंगर की। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शंस आर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर पेन्नार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। हमने पढ़ा था कर्नाटका में कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर अभिनव बिंद्रा स्कोर्ड हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 2005, 2007, 2008 या फिर 2010। हमने पढ़ा था उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स में यानी कि 2008 में जीता था अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस आर जेनेवा, पेरिस, टोक्यो या फिर न्यू दिल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस फ्रांस में है जेनेवा का हेडक्वार्टर्स, सॉरी नॉट जेनेवा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चेयरमैन ऑफ UPSC हु रिसेंटली रिजाइंड। हाल ही में इस्तीफा देने वाले UPSC के चेयरमैन का क्या नाम था? आपके ऑप्शंस हैं अशोक गुप्ता, मनोज सोनी, अरुण शर्मा या फिर विकास गुप्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज सोनी, जिन्होंने अपना कार्यकाल खत्म होने से 5 वर्ष पहले ही दे दिया त्यागपत्र। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड टुक प्लेस इन विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड किस देश में हुआ? आपके ऑप्शंस है USA, रशिया, चाइना या फिर ब्रिटेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में हुआ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड। अगला प्रश्न है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा आदिवासी ग्रुप कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं गोंड, भील, संथाल या फिर मुंडा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
भील ग्रुप है, जो भील ट्राइबल ग्रुप है वो है भारत का सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज स्वनिधि स्कीम स्टार्टेड? पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस आर 2019, 2020, 2021 या फिर 2022। हमने पढ़ा 1 जून 2020 को शुरू की गई थी पीएम स्वनिधि योजना। आप लोगों के लिए आज का जो प्रश्न रहेगा, व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे 22 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई या फिर 25 जुलाई। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग।